हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2539 अधिकार स्थापित करने के लिए तुम्हारा उपयोग 1 यूजिंग यू टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी 1। झांग यी ने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली। ये वे महत्वपूर्ण हस्तियां थी जो पूरी पृथ्वी के भविष्य के परिदृश्य को बदल सकती थी। उनमें से लगभग हर एक का प्रभाव झेंगलो से कम नहीं था। लेकिन अब झांग यी बस उन्हें एक शांत और विनम्र मुस्कान देते हैं। उस मुस्कान में कोई अवमानना नहीं थी, केवल एक शांति थी, मानो उन्होंने ये दृश्य 5 सेकंड पहले ही देख लिया हो। खेद महसूस कर रहा हूं, उन्होंने सिर हिलाया और शांति से कहा। रास्ते में देरी हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब हो गया। किंग आर्थर पहले ही खड़े हो चुके थे। उनका चेहरा उत्साह से भरा था, लेकिन वे झांग यी से ये कहे बिना नहीं रह सके, तुम आखिरकार पहुंच ही गए। उन्हें लगा कि अगर झांग यी पहले आ जाते तो उन पर दबाव इतना अधिक नहीं होता। सच कहूं तो किंग आर्थर और अन्य लोगों को तो यह भी संदेह था कि झांग यी इस बार आएंगे या नहीं। आखिरकार हुआक्सू साम्राज्य खुद मध्यम से निम्न शक्ति वाली प्राचीन सभ्यता के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वे इस पचड़े में क्यों पड़ेंगे? सौभाग्य से वो फिर भी आए। सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक है, झांग यी ने मजाक में कहा। उनकी आंखें मिचमिचा रही थी, जिससे किसी के लिए भी उनमें गलती खोजना असंभव हो गया। हालांकि झांग यी वास्तव में उनकी अपेक्षा से पहले ही पहुंच गए थे। वो बस खुद को प्रकट किए बिना इस जगह को देख रहे थे। स्पेशल इंटरलेयर में छिपे हुए चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। यही बात उन्होंने यांग शिनशिन और अन्य लोगों से कही थी। थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। दिखावे में शामिल होने एड फ्लावर्स टू ब्रोकेड से बेहतर है कि जरूरत के समय मदद ऑफर हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड की जाए। केवल तभी जब वे वास्तव में तुम्हें अपने सबसे कठिन समय में देखेंगे, वे तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। ये मानवीय स्वभाव है। जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उनकी अक्सर कद्र नहीं की जाती। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जानबूझकर दूसरों के सामने दिखावा करने के अवसर का इंतजार नहीं कर रहे हैं? यांग शिनशिन ने धीरे से जवाब दिया। उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाटक में लोगों के दिलों को बदलने की कितनी शक्ति होती है। इसमें यह घटक भी शामिल है। झांग यी ने कंधे उचकाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे हुक्म के इक्के उत्साह में सस्ते में इस्तेमाल हो जाए। उन्हें पहले आज की ठंडक याद रखने दे, और फिर याद रखने दे कि हमने उनकी कितनी मदद की है। तो अब झांग यी की उपस्थिति का समय बिल्कुल सही है। सच कहूं तो मॉर्गन और अन्य लोगों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। अतीत में वे प्रतिस्पर्धी भी थे जो मौत तक लड़ते थे। वे केवल साझा हितों के कारण एक साथ खड़े हैं। हालांकि हमें उन्हें उनकी जगह का एहसास भी कराना चाहिए। इस तरह जब बातचीत समाप्त होगी और लाभ 6 पीढ़ियों के बीच विभाजित होगा, तो उसे शेर का हिस्सा, बड़ा हिस्सा मिल सकता है। आयनक्लैड कबीले के गुशान ने ठंडी सांस भरी। उनके भारी कवच से गूंज निकली। ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए देर से आना मनुष्यों की 6ठी पीढ़ी का अहंकार वास्तव में घृणित है। झांग यी ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उनकी आंखों के नीचे प्राचीन डायल पर एक टिक चुपचाप गुजरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूं। मॉर्गन और अन्य। झांग यी की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। 3 हेडेड कबीले के 3 सांप जैसे चेहरे वाले सदस्य एक साथ फुसफुसाए। थाउजेंडहैंड कबीले के प्रतिनिधि ने अपनी 2 जोड़ी भुजाएं उठाईं और उन्हें आपस में जोड़ा, और चट्टान जैसी त्वचा ओढ़े टाइटन दिग्गज आगे बढ़ा। उसकी नजर सदस्यों पर पड़ी। यह स्पष्ट है कि वे केस नाम से परिचित हैं।
लेकिन वे अफवाहों और वास्तविकता के बीच के मेल को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करना पसंद करते हैं। आखिरकार उनमें से कई पिछले 5 वर्षों से जमीन पर मनुष्यों की गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे। चूहा कबीले रैट क्लैन के प्रतिनिधि ने झांग यी को भयावह नजर से देखा। उनका दिल डर से भर गया। कई साल पहले क्योटो में धावा बोलने वाले झांग यी इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन उनके ठीक सामने उन्होंने सूर्य के देवता शिनमुरा को भी मिटा दिया था। चूहा कबीले के प्रतिनिधि जो आज यहां दिखाई दिए हैं, वे 3 स्तंभ देवताओं पिलर गॉड्स में से अन्य 2 हैं, अमानोमिमिना कानुशी, एम्नोमाइम कानुशी और तकमी मुसु हिकामी। वे चुपचाप झांग यी की आकृति को घूरते रहे, बिना एक शब्द बोले गुप्त रूप से उनका अवलोकन कर रहे थे। झांग यी लगभग हर बड़ी लड़ाई में सक्रिय थे और उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था, जिससे उन पर ध्यान न देना मुश्किल था। सुनियन उन्हें बात करते देख मुस्कुराया, जैसे कोई बेचैन जंगली कुत्ता धैर्यपूर्वक अपने मालिक द्वारा प्लेट लाने का इंतजार कर रहा हो, फिर भी किसी भी क्षण मेज पलटने के लिए तैयार हो। ठीक है, उसने अपना पंजा बढ़ाया और कृपया का एक अतिरंजित इशारा किया। छठी पीढ़ी के सबसे मजबूत, क्या तुम मुझे थोड़ा सरप्राइज दे सकते हो, या मुझे एक अच्छा भोजन करने दोगे? झांग यी की नजर उसके दांतों की बनावट डेंटल आर्च पर पड़ी। इसके दांत बहुत नुकीले हैं। ये एक खून की प्यासी नस्ल जैसा दिखता है। सुनियन ने उपहास किया। बेशक, हमारा फैंग वुल्फ कबीला जंगल के कानून में विश्वास करता है। उसने अपनी गर्दन मरोड़ी और अपने नुकीले भेड़िया पंजों से झांग यी को इशारा किया। अभी मेरी लड़ाई का मन नहीं भरा है। तुम छठी पीढ़ी के सबसे मजबूत, आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। झांग यी के हाथ स्वाभाविक रूप से उनके बगल में लटके थे। उनका स्वर कोमल था, जैसे वे किसी परेशान बच्चे से बात कर रहे हों। मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। एक ही झटके में समस्या को हल करने के अलावा और कुछ नहीं। हमारी लड़ाई को बहुत अनाड़ी होने से बचाने के लिए मेरे पास 2 छोटे सुझाव हैं। सुनियन ने मजे लेते हुए भौहें उठाई। कहो। पहला, चलो थोड़ा और दूर चलते हैं। झांग यी ने उंगली उठाई और दूर इशारा किया। इसे खराब मत करो, क्योंकि ये सबकी बातचीत को प्रभावित करेगा। दूसरा, झांग यी ने सुनियन की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, जिसमें चेतावनी का संकेत था। यदि तुम हार गए तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहले कही गई बात के लिए माफी मांगो कि मनुष्यों की छठी पीढ़ी कमजोर है। विदेशी कबीलों की सीटों से एक धीमी हंसी आई। गुशान ने अपनी उंगलियों के जोड़ चटकाए। एक दिलचस्प साथी। वर्ल्ड ट्री कबीले ने धीरे से कहा, तुम्हारा आचरण सराहनीय है। तुम अकेले ही स्थिति को बचाना चाहते थे, ये जानते हुए कि ये असंभव था। लेकिन ढहने की कगार पर खड़ी इमारत को एक अकेला पेड़ सहारा नहीं दे सकता। ठीक है, जब तक तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूं। सुनियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पंजों ने कड़कड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर के मंच पर सफेद निशानों की एक श्रृंखला छोड़ दी। लेकिन क्या तुम्हारी ताकत पर्याप्त है? झांग यी बस हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और मानव बैठने के क्षेत्र की ओर बात की। उनकी आवाज अभी भी शांत और संयमित थी। बस वही करें जो आपको करना चाहिए। मैं पहले इस शहर सुनियन को जीतूंगा और 6 पीढ़ियों के लिए अपना अधिकार स्थापित करूंगा। मॉर्गन और अन्य लोगों ने झांग यी को आंखों में जलती हुई कृतज्ञता के साथ देखा, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए जैसे वे आशा को देख रहे हों। अपने निर्देश देने के बाद झांग यी और सुनियन ने एक नजर साझा की। फिर सुनियन का शरीर एक भयंकर तूफान में बदल गया और एक पल में गायब हो गया। झांग यी हल्का सा मुस्कुराए और उनके सामने एक आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट, खुल गया। उन्होंने एक कदम बाहर निकाला और सुनियन से आगे निकल गए। सुनियन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई।
उसने गणना की कि झांग यी की स्थानिक पारगमन दूरी, स्पेशल ट्रैवर्सल डिस्टेंस, लगभग 3 किलोमीटर थी। क्या विस्थापन की दूरी 3 किलोमीटर है? नहीं, ये आदमी शायद खुद को रोक रहा है, या ये और दूर हो सकती है। तो ये 4 किलोमीटर की विस्थापन दूरी होनी चाहिए। दो आकृतियां एक के बाद एक चली गई, विशाल और असीम ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मैदान है और ये बहुत विशाल है। अतीत में ये सबसे अच्छा खेत और चारागाह था, लेकिन अब ये एक उत्कृष्ट युद्ध क्षेत्र बन गया है। सेलेस्टियल नस्ल के वायुमंडलीय प्राणियों ने प्रकाश को, मोड़ा और बादलों को प्रोजेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि दोनों के बीच की लड़ाई को घटना स्थल के ऊपर के बादलों पर प्रक्षेपित किया जा सके, जिससे हर कोई स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हो रहा है। आयामी द्वार एक सिकुड़ी हुई पुतली की तरह धीरे धीरे बंद हो गया। 3000 पारदर्शी पंखुड़ियों को एक में मिला दिया, शोर को पीछे छोड़ दिया और दो लोगों की आकृतियों को एक दूर की रेखा की ओर धकेल दिया, जहां समुद्र और आसमान मिलते हैं। मानव सीटों से फुसफुसाहट उठी। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चिंतित थे और कुछ अपनी सांसों को जितना संभव हो उतना उथला रख रहे थे। गहरी सांस लेने में बहुत घबराए हुए थे। चैप्टर 2540। फिर अपना अधिकार स्थापित करो 2, देन एस्टैब्लिश योर अथॉरिटी 2। क्या केस केओस जीतेगा? किसी ने सूखे गले से पूछा। उसने कम से कम हमें जीत की आशा तो दी। 6 पीढ़ियों के मनुष्यों के बीच एकमात्र नाइट, उसने अपने कंधों पर बहुत अधिक भार उठाया है, किंग आर्थर ने उत्तर दिया। इतना ही काफी है। इस बिंदु पर किंग आर्थर ने अचानक आह भरी। भले ही वो हार जाए, हमें उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। सेलेस्टियल कबीले का बादल स्तंभ थोड़ा कांप उठा, जैसे आने वाली टक्कर का आकलन कर रहा हो। बख्तरबंद योद्धाओं के कंधे का कवच फैल गया और फिर वापस सिमट गया, जैसे अनजाने में पहरे पर हों। वर्ल्ड ट्री के योद्धाओं की पत्तियों पर ओस की बूंदें धीरे से लुढ़क गई, जिससे पैटर्न की एक नई पंक्ति बन गई। लड़ाई को करीब से देखो कि 6 पीढ़ियों के बीच ये तथाकथित सबसे मजबूत वास्तव में कितना मजबूत है। यदि झांग यी को भी करारी हार का सामना करना पड़ता है, तो इस बातचीत में मनुष्यों की 6ठी पीढ़ी पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में होगी। उस समय हम वास्तव में बहुत अधिक क्षेत्र खो सकते हैं और यहां तक कि अधिकांश आबादी का सफाया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के मैदानों पर जंगली घास अभी भी जमीन पर दृढ़ता से उगती है। यहां की जलवायु इतनी ठंडी नहीं है और हरी घास अभी भी देखी जा सकती है। दोनों एक अच्छी दूरी पर थे। विशाल घास के मैदान में हवा चली और वो उन दोनों के ऊपर से भी गुजरी। झांग यी एंड डेमन गॉड के जेट ब्लैक कवच में लिपटे हुए हवा में मंडरा रहे थे। एक भूत या देवता की तरह एक विस्मयकारी उपस्थिति बिखेर रहे थे। कवच से एक हल्की काली आभा निकल रही थी। वो वुलुयन कबीले के लाखों मृत आत्माओं की नाराजगी थी। काले कोहरे के भीतर एक हल्की लाल चमक थी, जिसमें कोई खूनी दुर्गंध नहीं थी, बल्कि एक गर्म एहसास था। वो विश्वास की शक्ति थी जो इस अवधि के दौरान पूरे हुआक्सू साम्राज्य से 6 प्रमुख क्षेत्रों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के समर्थन के साथ प्राप्त की गई थी। इसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म जैसा गहन विश्वास नहीं है, लेकिन ये अभी भी बहुत ठोस है। जैसे ही वो समुद्र के पास काले रीफ पर उतरा, सुनियन की पीठ थोड़ी कांप गई। उसके पंजों ने चट्टान की सतह को जकड़ लिया और एक शक्तिशाली विदेशी ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। ऊर्जा से निकलने वाली रोशनी जल्दी ही चमक उठी। क्या तुम तैयार हो? किस? झांग यी ने बस उसे हाथ हिलाया। मैं तुम्हें पहली चाल चलने का मौका दूंगी, अन्यथा मुझे डर है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अहंकारी सुनियन की आकृति अचानक डगमगा गई और बिखर गई, जैसे धुएं में बदल गई हो। वो गति का कोई साधारण विस्फोट नहीं था। वो इतनी तेज गति थी कि प्रकाश भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका।
मांसपेशियों और हड्डियों ने त्वचा के नीचे सांपों के झुंड की तरह हरकत की, और अगले ही पल वे एक ठंडी, सफेद, सीधी रेखा में बदल गए, सीधे झांग यी के गले की ओर बढ़ते हुए। धमाका, बूम। 52,000 अंकों के संवर्धन प्रकार, एनहांसमेंट टाइप, क्षमता सूचकांक वाला एक शक्ति उपयोगकर्ता जब पूरी शक्ति के साथ मुक्त होता है तो वो एक मानव जार बॉम्बा होता है। अकेले प्रभाव का बल एक पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। झांग यी बिल्कुल नहीं हिले, बल्कि बस मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें उठाई। समय की सेकंड वाली सुई, द सेकंड हैंड ऑफ टाइम, उसकी बाई पुतली के गहरे अंदर के डायल को धीरे से थपथपाया गया, और अगले 5 सेकंड के लिए ऐसा था जैसे किसी ने उसकी आंख के नीचे एक अत्यंत महीन चांदी की रेखा खींच दी हो। उसकी लंबे समय से संजोई गई इच्छा का पहला कदम, दूसरा कदम, उसकी कमर मुड़ने का कोण, उसके जबड़े के भींचने का समय, उसकी रीढ़ की हड्डी के झूलने का आयाम, और यहां तक कि 3 और आधे सेकंड में चट्टान की सतह को कुचलते समय उसके पैर की उंगलियां कितनी रेत उड़ाएंगी। झांग यी ने सब कुछ देखा। उसने बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की, बस सुन नियन को करीब आते देखा। जैसे ही वो डायमेंशनल गेट के करीब पहुंचा, उसने अचानक अपने खूनी नुकीले दांतों को निकाला और गेट को काट लिया। कड़क, झांग यी का अटूट लगने वाला आयामी द्वार एक ही बार में चकनाचूर हो गया। शैटरिंग बाइट एक अंतिम प्रहार है जो सभी क्षमताओं को नष्ट कर सकता है। समय 5 सेकंड पहले वापस लौटता है। सुनियन ने झांग यी को घूरते हुए अपने नुकीले दांतों को डरावने ढंग से दिखाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? किस? निश्चित रूप से। इस बार झांग यी ने सुनियन को पहला हमला करने का अवसर नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनके दाहिने हाथ की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, जैसे उनकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से फड़क रही हों। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन। इस चाल में कोई चकाचौंध वाली ऊर्जा विकिरण नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, और किसी ऊर्जा विस्फोट का कोई संकेत नहीं था। अंतरिक्ष ने ऐसा महसूस किया जैसे कोई स्ट्रिंग चुपचाप खींच ली गई हो, जैसे कि एक महत्वपूर्ण आधार, फुलक्रम, अचानक खो गया हो। सुनियन की आकृति उस स्ट्रिंग के अनदेखे हिस्से से गुजरी, और शह की आवाज के साथ उसके कॉम्बैट सूट की छाती पर कंधे से पेट तक एक रेखा सफाई से कट गई। खून पहले टूटे हुए धागे के सिरे से लटके लाल मोतियों की एक लड़ी की तरह दिखाई दिया, और फिर दौड़ने के वेग में हवा द्वारा उसे एक आकर्षक लाल फूल में खींच लिया गया। सुनियन के कदम अचानक रुक गए और उसकी भेड़िए जैसी आंखें तेजी से सिकुड़ गई। उसने अपने दिल को लगभग छूने वाली पतली दरार को नीचे देखा। अगर ये आधा इंच और गहरा चला जाता तो ये उसे मार देता। सुनियन की आंखों में क्रूरता पूरी तरह से झटके और विस्मय में बदल गई थी। क्या हुआ? बिना किसी आवाज या चेतावनी के वह, जिसका क्षमता सूचकांक 52,000 अंक जितना ऊंचा था और जिसकी रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी, वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था। चोट आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे चोट कैसे लगी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरे पक्ष ने हमला कैसे किया। यह विचित्र है, बहुत विचित्र। उसका पिछला अहंकार अचानक गायब हो गया, और यह केवल इसलिए था क्योंकि खतरे के प्रति उसकी मजबूत वृत्ति, इंस्टिंक्ट्स, ने मांसपेशियों की प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया, जिससे वो बचने में कामयाब रहा। वो उस एक झटके से ही मर चुका था। उस क्षण बातचीत की मेज पर मौजूद लोगों के बीच विस्मय की एक सामूहिक आह गूंज उठी, जो समुद्री हवा में स्पष्ट हो गई। मॉर्गन के हाथों की नसें उभर आई थी। उनका चेहरा बमुश्किल दबे हुए उत्साह और सदमे से लाल हो गया था। वो चंद्रमा पर होने की तुलना में भी अधिक मजबूत है। वह एक नाइट स्तर के प्रतिद्वंद्वी के एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। किंग आर्थर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह इतना साफ है कि अब यह लड़ाई जैसा भी नहीं लगता।
ये आदमी हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। थाउजेंड एंड कबीले के प्रतिनिधि के छहों हाथ एक साथ ढीले हुए और फिर भींच गए। कितनी दिलचस्प छठी पीढ़ी है। नहीं, एक वास्तव में सम्माननीय और शक्तिशाली व्यक्ति। उन्होंने थोड़ा भौहें सिकोड़ी पास ही खड़े मॉर्गन पर नजर डाली और पछतावा महसूस किया। झांग यी जैसा जीनियस उनका साथी क्यों नहीं है? सुनियन ने अपनी छाती पर लगे खून को छुआ और अचानक उसकी मुस्कान और भी क्रूर हो गई। हाँ, दिलचस्प। तुम वास्तव में सबसे मजबूत हो। पीछे हटने के बजाय उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी बढ़ी हुई क्षमताओं की क्रूरता ने दर्द को पूरी तरह से दबा दिया। गंभीर चोटों के बावजूद शरीर की बढ़ी हुई स्वोपचार क्षमता इसे कटे हुए अंगों को भी फिर से उगाने की अनुमति देती है, जब तक कि वो तुरंत न मारा जाए। उसे झांग यी की क्षमताओं के बारे में चेतावनी मिल गई थी और उसने दोबारा उसकी चालों में न फंसने की कसम खाई थी। भेड़िया झुक गया, उसके अंग मांसपेशियों से फूल गए और फिर एक साथ फट पड़े। धमाका, बूम। उसकी गति और भी बढ़ गई, इतनी तेज कि नग्न आंखों से केवल विकृत हवा का एक झोंका देखा जा सकता था। उसने अपनी लय बदलना शुरू कर दिया, टेढ़मेढ़े पैटर्न में चलते हुए, और ऐसी हरकतें जो इतनी चालाक थी जैसे किसी अदृश्य जाल में सुई पिरोना। चाहे तुम अपना हमला कैसे भी करो, जब तक मैं काफी तेज हूं, तुम्हारी आंखें मेरा पीछा नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे हमले स्वाभाविक रूप से मुझे मारने में विफल रहेंगे। सुनियन ने अपनी लंबी भेड़िए जैसी आंखें सिकोड़ी इस पद्धति के माध्यम से झांग यी की कमजोरी खोजने की कोशिश की। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये था आपका आज का सपोर्ट चैप्टर। मेरे लिए आपको बहुत एपिसोड मायने कैसा रखता लगा है। कमेंट में जरूर थैंक्स। बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।